हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री एस एस एन वर्ल्ड। तो आप सबको पता है मैंने एनसीईआरटी सीरीज सीटेट पेपर 2 के लिए शुरू की है आज से। तो आप लोग इस सीरीज़ से जुड़ जाइए, आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है क्योंकि इस सीरीज में आपको हर लेसन के एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छे से मिलने वाली है, जिससे कि आपको बार बार एनसीईआरटी पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। एक बार आपको लेसन समझ में आ जाएगा तो आपको क्वेश्चन बनाने में भी आसानी होगी। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे अतीत 1 यानी कि 6th क्लास की एनसीईआरटी लेसन 1 स्टार्ट कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो आप देख पा रहे हैं क्या, कब, कहाँ और कैसे। लेसन 1 का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसमें एक लड़की है रसीदा। वो रसीदा क्वेश्चन कर रही है अपने आप से। रसीदा ने क्या किया, एक अखबार पढ़ा। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी, यानी कि एक न्यूज़ पर पड़ी। उसमें लिखा था 100 साल पहले वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने साल पहले या इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। ये रसीदा के दिमाग में ये चीज़ आई। छोटे छोटे बच्चों के माइंड में बहुत सी क्वेश्चन आते रहते हैं, जैसे कि रसीदा के माइंड में आया कि भाई 100 साल पहले की चीज़ें लोग कैसे जान जाते हैं, कैसे उन्हें पता लग जाता है। तो इस बारे में आगे पढ़ेंगे। कैसे पता लगाएं, यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। जैसे कुछ चीज़ कल होती है तो हम क्या करते हैं, रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं, फिर अखबार पढ़ सकते हैं। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जो उस समय वहाँ पर मौजूद हो या फिर जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। तो उसने कहा कि इसमें क्या कैसे पता में कुछ नहीं है, बस ये है कि वो कह रहा है कि अगर जैसे कोई चीज़ कल हुई है तो उसे हम न्यूज़पेपर, टेलीविज़न या कोई वहाँ मौजूद है उससे पता कर सकते हैं। पिछले साल क्या हुआ है उससे पता कर सकते हैं जो वहाँ पर मौजूद है। पर 100 साल पहले का पता हम कैसे लगा सकते हैं, इस बारे में रसीदा का ये क्वेश्चन है, मन में सवाल आ रहा है उसके। तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। पहले हमने देखा कैसे जाने, कल के बारे में, 1 साल पहले के बारे में। अब है अतीत के बारे में हम कैसे जाने। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। अतीत यानी कि पास्ट के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों, फिर वैज्ञानिकों के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। तो हम इन सब के बारे में अतीत के बारे में हम इनके जान सकते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि हम अतीत के बारे में क्या नहीं जान सकते हैं, अगर ये सारे ऑप्शन आते हैं तो आप नन ऑफ दिस टिक कर देना, क्योंकि हम इन सब के बारे में अतीत जान सकते हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे किसके, आखेटक, पशुपालक, कृषकों, शासकों, पुरोहितों, व्यापारियों, शिल्पकार, कलाकार, संगीतकार, वैज्ञानिक, और क्या खाते थे, क्या पीते थे, कौन से गीत गाते थे, इन सब के बारे में हम जान सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे, इसमें आया है कि लोग किस तरह के घर में रहते थे। तो पहले हम ये बात करेंगे लोग कहाँ रहते थे। सॉरी गाइस। तो हम बात करने वाले हैं लोग कहाँ रहते थे। तो सबसे पहले वो नर्मदा नदी के बारे में हम बात करने वाले हैं। नर्मदा नदी का पता लगाओ। तो मैप में हम नर्मदा नदी का पता लगाएं। मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप जो भी पेज में मैपिंग दी गई है आप मैप प्रिंट आउट करवा लीजिए और वो मैप खुद से बनाइए। 1-2 बार देखिए, फिर उन्हें पेंसिल से खुद से बनाइए, जिससे कि आपके माइंड में मैपिंग हो जाएगी और बहुत इजीली हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अगर मैप में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं मैपिंग का वीडियो बना दूंगी। हर चैप्टर में जहाँ जहाँ मैपिंग होगी वो अलग से करवा दूंगी। ठीक है, तो नर्मदा नदी का पता लगाना है, अभी हम लगाएंगे। आगे हम पढ़ते हैं। कई लाख वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले, लाखों वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ क्या थे,
कुशल संग्राहक थे, ध्यान रखना, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे और भोजन के लिए वे किस पर निर्भर थे? जड़ों, फलों, जंगलों के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का शिकार भी करते थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, वो जानवरों का शिकार भी करते थे। तो पीछे हमसे बोला था कि नर्मदा नदी का पता लगाओ, तो हम मैप देखेंगे, ये सारी नदियां हैं, यहाँ से निकल रही हैं, कौन कहाँ से नदी निकल रही है इन सब के बारे में है। तो ये है हमारी नर्मदा नदी, ठीक है, ये है हमारी नर्मदा नदी। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, अगर तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। वो कह रहा है उत्तर पश्चिम की, कहाँ की हैं सुलेमान किरथर पहाड़ियाँ, कहाँ पर स्थित है? हमारे उत्तर और पश्चिम में स्थित हैं। इस बात का ध्यान रखना क्योंकि मैपिंग से क्वेश्चन बनता है, अगर उत्तर पश्चिम की जगह उसने दक्षिण पश्चिम लिख दिया और आप सही करके आ जाओगे और आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं कह रही हूँ आपको सॉरी गाइस, कोल्ड है मुझे इसलिए प्रॉब्लम आ रही है वॉइस में। तो उत्तर पश्चिम में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? सुलेमान और किरथर। तो ये है हमारा उत्तर पश्चिम, ये रही सुलेमान और ये रही ये किरथर और ये सुलेमान की पहाड़ी रही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ तथा जौ जैसी फसलें उगाई थी, ठीक है। अगर क्वेश्चन बनता है कि 8000 साल पहले गेहूं और जौ की फसलें सबसे पहले कहाँ उगाई गई थी, और अगर ऑप्शन में आएगा सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ, तो आप सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों का आंसर लगाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन बनता है, ऐसे ही हमें क्वेश्चन निकालने होते हैं अपने लेसन से। ये कब आएगा, ये एक बार मैं आपको अच्छे से रीडिंग करवा रही हूँ समझा के, तो आपको पता चल जाएगा कि ये लाइन से क्वेश्चन बनने वाला है। बाकी आप जब अपने आप से रिवीजन करोगे लेसन, तो माइंड में वो चीज़ें पिच रहेंगी कि ये चीज़ मैंने क्लास में पढ़ी थी और ये लाइन इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से आप अपनी एनसीईआरटी कवर कर सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था। कौन कौन से? भेड़, बकरी, गाय, बैल। भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को क्या बनाया था उन्होंने? पालतू बनाया था। अब देखो, अब क्या कह रहा है, उत्तर पूर्व में कौन सी? गारो तथा मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियों का पता लगाओ। ये इंपॉर्टेंट लाइन है गाइस, ध्यान से पढ़ना। उत्तर पूर्व में कौन सी? गारो की, और मध्य भारत में कौन सी है? विंध्य पहाड़ी है। तो उत्तर पूर्व में ये रही हमारी गारो की पहाड़ी, ठीक है, और मध्य भारत में हमारी विंध्य पहाड़ी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये कुछ अन्य क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। ये कोई अन्य क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले क्या उगाए गए? चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में है। तो जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया है वो स्थान कहाँ है हमारा? वो स्थान हमारे विंध्य के उत्तर में है। जो विंध्याचल पहाड़ी है वो उसके उत्तर में है। तो ये है विंध्य, और विंध्य का उत्तर ये होगा। तो इधर हमारे क्या उपजाए गए? चावल उपजाया गया। तो सबसे पहले चावल कहाँ उपजाया गया? विंध्य के उत्तरी भाग में, ठीक है। आई होप चीज़ें आपको क्लियर होती जा रही होंगी। अब कह रहा है मानचित्र पर सिंधु तथा उनकी सहायक नदियों का पता लगाओ। तो हमें मैपिंग पे किसका पता लगाना है? सिंधु का। तो ये रही हमारी सिंधु नदी, ठीक है, और ये है उनकी सहायक नदी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ये सिंधु की क्या है? सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो आगे पढ़ेंगे क्या कह रहा है सिंधु नदी के बारे में। तो सिंधु नदी का पता लगाया और उनकी सहायक नदियों का भी पता लगा लिया। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है, ठीक है। सहायक नदी क्या होती है? जो छोटी छोटी नदियां होती हैं वो बड़ी नदी में जाके मिल जाती हैं, वो सहायक नदी कहलाती हैं, ठीक है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व? 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फूले फले। तो कौन से नगर फूले फले? आरंभिक नगर। अगर वो क्वेश्चन आता है कि आरंभिक नगर किन नदियों के किनारे फले फूले, तो आपका आंसर होगा सिंधु नदी, ठीक है। कितने वर्ष पूर्व? 4700 वर्ष पूर्व, ठीक है।
गंगा इसकी सहायक नदियों के किनारों तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। तो सिंधु नदी के किनारे 4700 वर्ष पूर्व हुआ था और गंगा नदी के किनारे नगरों का विकास कब हुआ था? 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ये दो अलग अलग क्वेश्चन है गाइस, ध्यान से पढ़ना है इनको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये हमसे कह रहा है, एनसीईआरटी हमसे कह रही है कि गंगा तथा उसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा और किसका पता लगाना है? हमें सोन का पता लगाते हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये है हमारी गंगा नदी और ये रही हमारी सोन नदी। तो हमने दोनों का पता लगा लिया, ये है गंगा और ये है सोन नदी, ठीक है। अब क्या कह रहा है, आगे पढ़ेंगे। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में क्या कहलाता था? मगध, और वर्तमान में क्या है? बिहार के नाम से जाना जाता है। जो गंगा का क्षेत्र है, गंगा जैसे ये है गंगा, तो गंगा का दक्षिण का इलाका नीचे साइड होगा, तो नीचे साइड जो भी गंगा का दक्षिण का क्षेत्र था वहाँ क्या था? पहले मगध था, और वर्तमान में क्या है? वहाँ बिहार नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके शासक कैसे थे? बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई है। तो मगध राज्य के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीपों के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की है। जो हमारे उपमहाद्वीप थे उनमें लोगों ने उनकी यात्रा की है, इस क्षेत्र से उस क्षेत्र, मतलब यहाँ से वहाँ गए हैं हमारे लोग, उपमहाद्वीपों की यात्रा की है, ठीक है। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। जो यात्रा थी वो जोखिम भरी थी, फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। तो क्वेश्चन आएगा स्टेटमेंट बेस कि जो लोग यात्राएं करते थे तो उनका कारण क्या होगा? कारण ये था कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण वो इधर से उधर जाते थे, या काम की तलाश में इधर उधर जाते थे, या फिर कोई उनका व्यापारिक काफिला था या सेना वगैरह के काम से इधर उधर जाते थे। तो ये स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। तो जब ही मैंने कहा था एनसीईआरटी की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, आप बस ध्यान से पढ़ते चलिए, मैं बताती जाऊंगी कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ठीक है। तो आपने पढ़ लिया है किस किस कारण से जाते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों का पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते थे। कौन? धार्मिक गुरु। तो ध्यान रखना स्टेटमेंट के लिए ये सारी लाइनें इंपॉर्टेंट हैं। तो धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। यानी कि कोई कोई होता है उन्हें इंटरेस्टेड लगता है कि मैं वहाँ जाऊँ, वहाँ से कोई नई चीज़ हमें मिलेगी, नई चीज़ हम खोजेंगे, तो इस कारण से भी वो इधर उधर जाया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आज लोग यात्रा क्यों करते हैं? जो आज के लोग हैं वो यात्रा क्यों करते हैं? एक बार फिर से मानचित्र देखो। पहाड़ी, पर्वत, समुद्र इस महाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। जो हमारे कौन कौन से उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण कौन कौन से चीज़ें करती हैं? ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि प्राकृतिक उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण कौन कौन से घटक करते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे पहाड़ी, पर्वत, समुद्र, ठीक है। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जो ये सीमाएं हैं, ये बॉर्डर्स हैं, इन्हें लोगों को पार करना आसान नहीं था, बहुत डिफ़िकल्ट था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। यानी कि हर काम इजी नहीं होता है, हम कोई भी काम करेंगे वो डिफ़िकल्ट होगा। बस अगर हमने ये मान लिया कि अरे ये तो डिफ़िकल्ट है, हम नहीं कर पाएंगे, तो वहीं हम हार जाते हैं। अगर जिसने चाहा कि नहीं मैं इस बार सीटेट क्लियर करके रहूँगा, मैं इस बार एनसीईआरटी पढ़ के रहूँगी, तो वो बच्चे एनसीईआरटी भी पढ़ लेंगे और अपना सीटेट क्वालिफाई भी कर लेंगे। और कई बच्चे क्या होते हैं कि इधर से उधर, आज ये क्लासेस देख ली, कल उसकी देख ली, कल उसकी देख ली, यहाँ वहाँ भटकेंगे। और कई बच्चे ऐसे होंगे जो ये कहेंगे अरे मैम के पास तो कोई सुविधाएं ही नहीं है अपने फ़ोन से, और
बुक से पढ़ा रही हैं तो भाई किसी चीज़ से भी पढ़ाओ पर आपके लिए यूजफुल है ये देखो। अगर आपको सही लगता है पढ़ना, अच्छा लगता है, यूजफुल लगता है आपको कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, हमारे लिए बेनिफिट है, तो आप पढ़िए। उसमें ये मत देखिए कि कौन कैसे क्या कर रहा है, उसमें अपना फ़ायदा देखिए। ठीक है, पढ़ाई में अपना देखना चाहिए कि हमें यहाँ से बेनिफिट है, हम यहाँ से ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि ये उपमहाद्वीप पार करना आसान बात नहीं थी, पर जिसने चाहा वो कर सका, जिसने नहीं चाहा वो नहीं कर सका। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। ठीक है, उपमहाद्वीपों के बाहर से भी कुछ लोग आए और यहीं बस गए। तो लोगों के आवागमन ने हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया है। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। देश का नाम, यानी कि जो हमारा भारत देश है इसका नाम कैसे पड़ा, इस बारे में यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या है, अपने देश के लिए प्रायः हम इंडिया तथा भारत जैसे नाम का प्रयोग करते हैं, ये सभी जानते हैं। तो इंडिया शब्द किससे निकला है? इंडस से निकला है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। तो संस्कृत में सिंधु किसे कहते हैं? संस्कृत में सिंधु इंडस को कहते हैं। ठीक है, तो इंडिया शब्द इंडस से निकला है और जिसे संस्कृत में क्या कहते हैं? सिंधु कहते हैं। अपने एटलस में ईरान यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदूस अथवा इंदोस कहा था। वो क्या कह रहा है कि 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम दिशा से कौन आए थे? हमारे यहाँ ईरानी और यूनानी आए थे। उन्होंने सिंधु को क्या कहा था? तो ईरानियों ने सिंधु को हिंदूस कहा था और यूनानियों ने सिंधु को इंदोस कहा था। इस बात का ध्यान रखेंगे, ईरानियों ने हिंदूस और यूनानियों ने इंदोस कहा था। इन नदी के पूर्व में स्थित भूमि उत्तर प्रदेश को इंडिया कहा था। तो इस लाइन का बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। तो जो सिंधु था, जो सिंधु नदी थी, उसे इन्होंने हिंदूस और इंदोस कहा था। और जो सिंधु नदी के पूर्व की भूमि थी, जो सिंधु नदी के पूर्व में भूमि थी, उस क्षेत्र को उन्होंने क्या कहा था? इंडिया कहा था। ये क्वेश्चन बना है गाइस, ध्यान रखेंगे कि सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र को ईरानी यूनानियों ने क्या कहा था? इंडिया नाम दिया था। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए किया जाता था। तो जो भारत नाम का प्रयोग था वो किसके लिए होता था? वो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए होता था, समूह के लिए किया जाता था। जो लोगों का एक समूह था उसके लिए भारत का यूज किया जाता। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। तो ऋग्वेद सबसे पुरानी कृति है जो कि 3500 वर्ष पुरानी है। तो जो भारत नाम का समूह है इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? हमें ऋग्वेद में मिलता है, और ऋग्वेद कब का है? 3500 वर्ष पुराना है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? सबसे पहले इंडिया शब्द किससे निकला है? इंडस, और जिसे संस्कृत में क्या कहते हैं? सिंधु कहते हैं। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। तो ये है हमारा एटलस, और इसमें ईरान एटलस जो आपके पास रखा है उससे वो कह रहा है, इसमें नहीं दिया गया है। तो ईरान और यूनान का पता लगाओ। तो ईरानियों ने सिंधु नदी को क्या कहा है? हिंदूस कहा है। यूनानियों ने इंदोस कहा है। ठीक है, और सिंधु नदी के जो पूर्व में भूमि थी, लैंड थी, उसे इन्होंने इंडिया नाम दिया। किन लोगों ने? ईरानी और यूनानियों ने। ठीक है, और जो सिंधु नदी के किनारे उत्तर पश्चिम में रहने वाले जो लोग थे, भारत नाम का प्रयोग, जो भारत नाम था उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता था? जो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का समूह था उसके लिए किया जाता था। तो जो भारत नाम का समूह है उसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो उसका उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है, जो कि 3500 वर्ष पुराना वेद है। तो आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आ रही होंगी। अगर आपको NCERT ये सीरीज समझ में आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, जिससे कि और
चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको एनसीईआरटी नहीं मिल रही है तो आप मुझे टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेना, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वहाँ पे मैंने एनसीईआरटी अपनी पीडीएफ शेयर कर रखी है, तो वहाँ से आप पीडीएफ देख सकते हो, एनसीईआरटी की पढ़ सकते हो, ठीक है। तो मैं आप स्ट्रेटजी डिटेल में शेयर कर दूँगी कल कि हमें कितने दिन में कौन से टॉपिक कवर करने हैं, कितने दिन में हमारी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी। ये सब चीज़ों के बारे में मैं डिटेल में एक वीडियो बना दूँगी, पूरी स्ट्रेटजी कैसे का क्लासेस चलने वाले हैं आपके। अगर आपको ये क्लासेस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट कर देना। सो थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय, और वीडियो को शेयर भी कर देना।